हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। कल की हमारी एसएसटी जो प्रैक्टिस वाली क्लास थी ना, वो आप सभी को बहुत पसंद आई। ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप जो है, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक डेली शाम को 1 घंटे की प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो हर दिन मैं कराती हूँ, बस आपका एक काम होना चाहिए, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और टेलीग्राम पे मैं कल क्लास टेस्ट नहीं करा पाई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, क्लास की तैयारी करनी होती है, टाइम नहीं मिल पाता है। आज इस क्लास के बाद मिलेगा, रात में 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्रैक्टिस सेट। तो जिसको भी टेस्ट देना है, अगर आप सच में फ्री में टेस्ट देना चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाइए। हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ आप भी आराम से टेस्ट दे सकते हो। और जो भी टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स अभी मैसेज करते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या तैयारी हो जाएगी? जी हाँ। देखो, कुछ तो पढ़ लीजिए ना, बेकार में टाइम वेस्ट करने से तो बेटर है कि आप कुछ पढ़ लो। इवन आप 150 पेजेस के जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, वो भी ले सकते हो, आराम से एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम देखते हैं। और एक दो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि आप रिवीजन जल्दी से जल्दी कराइए, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। बट समझा के ही करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब जैसे ये 31 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे, इसलिए मैं लेकर आई हूँ कि एथेनियन लोकतंत्र की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर टू एथेनियन डेमोक्रेसी? देखिए, सबसे पहले ये जो एथेनियन लोकतंत्र है ना, ये क्या है? तो देखिए, जो एथेंस के जो यूनानी शहर हैं, आपको पता ही होगा, जो यूनानी शहर हैं हमारे एथेंस के, ठीक है? एथेंस के यूनानी शहर राज्य में ये आपका जो एथेनियन लोकतंत्र है ना, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुआ था। ये एथेनियन लोकतंत्र कहाँ पे हुआ था? एथेंस के यूनानी शहर राज्य में। तो उसमें, जिसमें एथेंस शहर और भी एटिका के आसपास के क्षेत्र शामिल थे। अब ये जो एथेनियन लोकतंत्र है ना, ये क्या है एक्चुअली में? ये दुनिया का पहला, अगर मैं बोलूँ तो ये ज्ञात लोकतंत्र है, दुनिया का पहला है। ठीक है? यहाँ पर सभी नागरिकों को, यहाँ पर एथेनियन लोकतंत्र में सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार प्राप्त था। सभी नागरिकों को सब जो सभा होती थी ना, उसमें भाग लेने का भी अधिकार था। और इस लोकतंत्र के, जो एथेनियन लोकतंत्र है ना, इसमें 3 अलग-अलग संस्थाएँ भी हैं। ठीक है? जैसे कि जो आपका एक्लेक्सिया हो गया, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है। बस इतना याद रखो कि यहाँ पर सभी को वोटिंग का अधिकार था। ठीक है? और इस प्रणाली में जितने भी नागरिक हैं ना, जिनकी भी एज 18 से 18 वर्ष से अधिक है, मतलब 18 या 18 प्लस हैं, ठीक है? वो इस लोकतांत्रिक, ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें भाग ले सकते हैं। अलग-अलग नौकरी पदों के लिए जो लॉटरी होती है, उसके माध्यम से पद बनाए गए थे। ठीक है? तो ये इसका पूरा आंसर है, मतलब डिटेल में। अब देखो, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सी एक विशेषता नहीं थी। पहला लिखा है कि 30 से अधिक उम्र के उन सभी पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो कि दास नहीं थे। ये लाइन गलत है, क्योंकि ऐसा एथनिक लोकतंत्र में नहीं है, बल्कि 18 वर्ष से जितने की भी एज होगी, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। तो ये तो लाइन ही गलत हो गई। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। यस, ये जो आपका एथनिक लोकतंत्र है ना, इसमें जो भी नागरिक हैं, उनसे सेना और नौसेना में सेवा करने की अपेक्षा की जाती थी। ये लाइन भी सही है। मामलों के डिसीजन के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक सभा होती थी जिसमें सभी नागरिक प्रेजेंट होते थे। ठीक है। दूसरा है कि कई पदों पर नियुक्तियां, जो जैसे नौकरी वगैरह है, वो लॉटरी के माध्यम से होता था। अभी मैंने आपको ये भी लाइन बताई है कि जो भी नौकरी के पद होते थे ना, वो लॉटरी के माध्यम से बनाए गए थे। तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है। बट इसमें ये लाइन गलत लिख दिया। एक तो कि 30 से अधिक उम्र, 30 से नहीं था, 18 वर्ष, 18 था, और सभी नागरिक को था। इसमें ये नहीं है कि दास को नहीं मिलेगा या फिर महिलाओं को नहीं मिलेगा, सिर्फ पुरुष को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है? तो क्या विशेषता नहीं था? पहला, तो ये एक एथेनियन लोकतंत्र है, जो कि पहला ज्ञात, दुनिया का पहला लोकतंत्र है ये। ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो, यहाँ जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी ना, वहाँ पर तो देना ही होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कॉन्सेप्ट। अब सेम उसी तरीके से ये 32 नंबर का देखो, एग्जैक्ट मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बताया होगा कि ये क्वेश्चन हज़ारों बार पूछा हुआ है, समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों की थी? देखो, समुद्रगुप्त की बहुत सारी पॉलिसी आई थी, कुछ आर्यावर्त के शासक के लिए था, कुछ दक्षिणापथ के लिए था। अब मैं आपको इसको थोड़ा-सा नोट से डिटेल में पढ़ा दूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना अलग-अलग तरीकों से पूछा गया है। अब देखिए, ये मैंने आपको नोट्स दिया हुआ है, ये वहीं से है। तो नोट्स में ना सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो
आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, मतलब राजा की खूब प्रशंसा की जाती है। ईश्वर के बराबर इसको बताया गया है समुद्रगुप्त को प्रशस्ति में, ठीक है? बहुत सारे आपको स्टेटमेंट मिलेंगे और हरिसेन जो इसका दरबारी कवि था, इसने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हरिसेन ने ही 4 प्रकार के राजा और उनकी नीतियों का वर्णन किया है, जो कि समुद्रगुप्त के शासनकाल के हैं। तो 4 प्रकार के राजाएँ और उनकी पॉलिसी क्या थी, वही आपको याद रखना है, वही पूछा जाएगा। जैसे कि देखो, जो आर्यावर्त के 9 शासक हैं, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि समुद्रगुप्त ने किसको हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो वो थे आर्यावर्त के 9 शासक, ठीक है? दक्षिणापथ के, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा था, दक्षिणापथ के 12 शासक के साथ क्या हुआ था? तो कुछ ने हारने पर समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तो अगर लाइन में लिखा है कि हारने पे समर्पण किया है और समुद्रगुप्त ने उसको फिर से शासन करने की अनुमति दी है, तो ये दक्षिणापथ के शासक के बारे में है। बट अगर समुद्रगुप्त ने हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, मतलब इनको शासन करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो वो है 9 जो आर्यावर्त के शासक हैं। बाकी के ये लाइन भी पूछा हुआ है कि पड़ोसी देश जैसे असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के गढ़, ये ना उपहार लाते थे और आज्ञा मानते थे। कुछ हमारे बाह्य शासक हैं जैसे कुषाण, शकवन, श्रीलंका, इन्होंने अधीनता स्वीकार की, ठीक है? और अपनी लड़कियों की शादी करा दी। तो ये आपको ना 1, 2, 3, 4 ये चारों के बारे में याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 32 नंबर का क्वेश्चन कितना आराम से हो जाएगा कि समुद्रगुप्त की निम्न में से कौन सी ऐसी नीति थी जो कि दक्षिणापथ के शासकों के लिए था? तो इन लोगों ने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने इनको बोल दिया कि ठीक है, तुम अनुमति है शासन करने की, ठीक है? पहला एक, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया, उन्हें समुद्रगुप्त को साम्राज्य का अंग बनाया गया नहीं। आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया गया था और उनको मिला लिया गया, ठीक है? तो ये लाइन गलत है। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्रियों का विवाह किया, ये तो कुषाण शासकों ने किया था, ये भी आपका नहीं है। अभी हमने देखा, वे उपहार लाते थे, जो असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, इसके आसपास के लोग ना गिफ्ट लाते थे और फॉलो करते थे उनके नियम, तो ये भी इसका नहीं है, ठीक है? इन्होंने हार स्वीकार की और उनको पुनः शासन करने के लिए अनुमति मिल गई, यस। ये दक्षिणापथ के 12 शासक के बारे में है। तो आपने देखा, ये दक्षिणापथ का हो गया, ये आपका आर्यावर्त का हो गया, ये कुषाण का हो गया, ये आपके जो तटीय बंगाल आसपास के जो राज्य हैं, ये उनका हो गया। तो पढ़ने के बाद ही तो क्लियर हुआ है ना। तो 32 का आपका हो जाएगा 4। दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन वर अलाउड टू रूल अगेन। सो ऑप्शन नंबर 32 का 4, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये कई बार पूछे गए हैं और ये मैं आपको शॉर्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। ये वाला क्वेश्चन 33, यहाँ पर ये आपके 8 फॉर्म दिए गए हैं, मतलब जो कला के बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये इनके नॉमेनक्लेचर है, मतलब ये जो कला बनाते हैं उनका नाम क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं ऑयल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग में क्या क्या आर्ट फॉर्म होता है, हिस्ट्री पेंटिंग, जो पोर्ट्रेचर वाली जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं, ये जो पिक्चर स्क्यू है, ये नॉमेनक्लेचर है, मतलब ये नाम है, ठीक है? अब इस नाम में किस किस तरीके की पेंटिंग होती है, ये आपको बताना है, ठीक है? चलिए अब जैसे कि 33 देखो, इसमें पहला लिखा हुआ है कि कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी, मतलब आर्ट टेक्निक। और ये ना उस समय ब्रिटिश के समय पे ये बहुत फेमस था। आर्ट टेक्निक दैट इनेबल्ड मेकिंग ऑफ इमेजेस दैट लुक्ड रियल, मतलब एक ऐसी कला होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ बनाओगे ना तो एकदम रियल लगेगा। ये कौन सी पेंटिंग होती है? ये आपकी होती है ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग में जब हम बनाते हैं ना तो वो एकदम असली जैसा दिखता है, ठीक है? दूसरा लिखा है कि चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्य को अनूठा, अनछुआ दिखाया जाता था। मतलब ऐसी पेंटिंग होगी जो कि एकदम क्वेंट, अनएक्सप्लोर्ड लैंड जैसा लगेगा, एकदम अलग सा लगेगा, एकदम अनछुआ दिखाया जाता था। तो वो कौन सी पेंटिंग होती है? हम उसको बोलते हैं हिंदी में नयनाभिराम, ठीक है? नयनाभिराम। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर्स क्यों। तो ये आर्ट फॉर्म आपको याद रखना होगा। इस आर्ट फॉर्म का क्या क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए। सी है कि भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला, मतलब पेंटिंग्स डिस्प्लेइंग लेविश लाइफस्टाइल्स, वेल्थ एंड स्टेटस ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मतलब जो यूरोपियंस थे ना, उनको ऐसी पेंटिंग में दिखाते हुए कि काफ़ी लेविश लग्जरियस लाइफ, ऐसी पेंटिंग्स को क्या कहते हैं जो दिखाए? तो आप उसको कहते हैं रूप चित्रण, पोर्ट्रे, जिसमें आप इनके लग्जरियस लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद से है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करो वाली चित्रकला, मतलब पेंटिंग्स डिप्टिड सीन फ्रॉम ब्रिटिश इंपेरिकल हिस्ट्री एंड विक्ट्रीज। मतलब जो हमारे ऐतिहासिक काल हैं, जो विजय हैं, उनको दिखाने वाली जो पेंटिंग है, हम उसको क्या कहते हैं? तो हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, हिस्ट्री,
इतिहास के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इतिहास चित्रकला। तो ये जो है ना आर्ट फॉर्म और ये नॉमेनक्लेचर, मतलब ये हमारे आर्ट फॉर्म है और ये इसके नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा पहला। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 देखिए, ये तो बहुत आसान सा है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ था? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वो आपका हुआ था, ये जो प्रेसिडेंसी थी ना हमारे तीन, बम्बई, मद्रास, बंगाल, इनका जो विकास है वो यहाँ से हुआ था, सूरत, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि, हाँ एक सेकेंड, इसमें लिखा है कि ए और बी पर बौद्ध महायान के संदर्भ में, याद रखिएगा मैंने कल आपको महायान हीनायान दोनों पढ़ाया था, नोट्स में भी दिया हुआ है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। महायान के बारे में बताना है। पहला लिखा है कि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। देखिए ये महायान का नहीं है, ये आपका हीनायान की विशेषता है, इसलिए महायान हीनायान आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसमें आप अंतर कर पाओगे। तो ये महायान पूछ रहा और ये हीनायान का है, तो ये तो गलत हो गया। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बुद्धिस्ट में विश्वास समाहित हुआ। जी हाँ, ये महायान की विशेषता है। ठीक है, बुद्धिस्ट में विश्वास, तो ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो महलवारी रैयतवारी वाली जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे पूछेगा 36 नंबर का। इसमें देखो महलवारी और रैयतवारी जो राजस्व प्रणाली थी, जो आपका रिवेन्यू सिस्टम था ना महलवारी और रैयतवारी वाला, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट बताओ कि क्या सही है। पहला है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्त थी। जी हाँ, जो महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी था ना वो उत्तर पश्चिम के लिए था, मतलब ये नॉर्थ और वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए था। जबकि जो रैयतवारी ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय के लिए था। तो जो रैयतवारी है ना, बस इतना याद रखो कि रैयतवारी आपका साउथ के लिए था। ठीक है, साउथ भारतीय इलाकों के लिए था। ये दोनों का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि महलवारी और रैयतवारी इनसे क्वेश्चंस पूछा गया है। और देखिए जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हमसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं या फिर हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पे कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज आते हैं कि हमारा स्कोर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब ये आप बताओ, अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है। ये मैंने पूरी एनसीईआरटी जो मेरा नोट्स है उसमें मैंने एक एक लाइन डिटेल में लिखा हुआ है, तो जिसने वो नोट्स पढ़ा होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो उससे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे हिस्ट्री क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। ये एकदम सही है। महलवारी आपका उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए था और रैयतवारी आपका दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए था, बस इतना याद रखो। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था। मतलब महलवारी में ना जो गांव का मुखिया होगा वो पूरा राजस्व इकट्ठा करेगा और वो कंपनी को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जबकि जो रैयतवारी है उसमें जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने किसानों के ही साथ सीधा समझौता कर लिया था कि हम किसानों से ही डायरेक्ट लेंगे। तो दोनों में अलग है, महलवारी में गांव का मुखिया होगा और रैयतवारी में किसान होगा। तो ये भी दोनों डिफरेंस याद रखना है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एकदम सही हैं और दोनों के बीच का अंतर भी एकदम क्लियर है। अगला देखते हैं 37 में है कि सूफी संत के मकबरे को हम क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं दरगाह। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अगला देखो, विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया। क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था ना कि हमारे राम जी के अंदर ना विशिष्ट क्वालिटी है, इससे याद रखो, विशिष्ट रामानुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए 39 नंबर का है हमारा। इसमें लिखा हुआ है कि भारत में जो 1772 में स्थापित की गई जो दीवानी अदालत था, देखो दो है हमारे पास, एक दीवानी है एक फौजदारी है। ठीक है, दोनों याद रखना है। तो जो दीवानी अदालत के बारे में ना ए और बी स्टेटमेंट दिया गया है। और आपको पता ही है ना कि ये जो दीवानी अदालत है वो वॉरेन जो हेस्टिंग्स था ना, इसी के द्वारा शुरू किया गया था। कि जो भी हमारे यहाँ पे जो हिंदू भारतीय हैं, एक सेकंड, हमारे यहाँ पे जो हिंदू भारतीय हैं इनकी संपत्ति के मामले में हिंदू कानून के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो दो तरीके के थे, ये याद रखना है। अब इसमें ये लिखा है दीवानी अदालत के बारे में ए और बी पे विचार करो, सही उत्तर का चयन करो। यहाँ पे लिखा है कि यह एक फौजदारी अदालत थी, नहीं ये लाइन गलत है, ये दीवानी अदालत थी। ठीक है, दूसरा है कि यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। यस, जो भी यूरोपियन जिलाधीश थे ना उन्हीं के अंदर में चलता था। ठीक है,
तो ए गलत है, बी सही है। और ये दोनों कानून आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में पढ़ाया हुआ है और कई बार पढ़ाया है, लिखवाया भी है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो ए गलत हो गया हमारा, बी सही है। ए गलत है, बी सही है। 39 का 2। चलिए 40 देखते हैं। अब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि आपने पढ़ा हुआ होगा, ऐसा लगेगा। जैसे कि ये देखो लिखा है कि अ गैरिसन टाउन रिफर्स टू, गैरिसन नगर से क्या मतलब है। देखो गैरिसन नगर का मतलब क्या होता है ये समझो। तो जो गैरिसन नगर होते हैं ना, जो फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट होते हैं ना विद सोल्जर्स, उसको हम कहते हैं गैरिसन नगर। किले बंद बसाओ जहाँ पे सैनिक रहते हैं। पहले के जो राजा वाजा थे वो क्या करते थे, इतनी लंबी लंबी किले बनवाएंगे ना, एक तरीके का अपना पैसा शोहरत दिखाने के लिए भी और प्रोटेक्शन के लिए भी। तो उसे हम बोलते हैं गैरिसन नगर। किले बंद बसाओ जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, और ग्रीनविच वाला क्वेश्चन तो कंफर्म है आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान सा ये पूछा था कि जब लंदन में आपका 2 बजा हो, 2 PM, ठीक है, लंदन में कितना बजा हो, 2 PM, और भारत में कितना बजा होगा हमारा, 7:30 PM। क्यों? क्योंकि ये आपको पता ही है कि अगर ग्रीनविच पे लंदन में 2 बजा है और भारत में 7:30, क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से हमारा भारत कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो अगर लंदन में 2 बजा है तो भारत में कितना समय होगा, आप 5.5 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना टाइम आएगा, 7:30। और इसका रीज़न भी है क्योंकि हम ग्रीनविच से हमारा भारत कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो ये लाइन एकदम सही है, कैलकुलेशन एकदम सही बैठ रहा है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित है। यस, आपको अपना IST याद रखना है क्योंकि इसी से आप कैलकुलेट भी करोगे। तो भारत हमारा ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है, ठीक है ना। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट में है, ग्रीनविच के ईस्ट में। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया, ये आपकी ग्रीनविच लाइन है, ये आपका ईस्ट है या ये आपका वेस्ट है। सन यहाँ से निकलता है, ईस्ट वाले सब जो भी यहाँ पे कंट्रीज़ होंगे ना, यहाँ पर दिन पहले शुरू होता है, मतलब टाइम ऐड करना होता है। और भारत भी हमारा यहीं पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। तो व्याख्या भी सही है, सब कुछ सही है। तीसरा 41 का आपका तीसरा होगा। 42 ये आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो ज्योग्राफी वाला है। जो ज्योग्राफी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप 3 से 4 नंबर का नुकसान कर रहे हो, इतना मैं कह सकती हूँ। और ये चैप्टर मैंने इतना पूरा घोल के पिला दिया होगा यूट्यूब पे, इतनी अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है और नोट्स में एक एक लाइन मैंने डिटेल में लिखी हुई है। तो प्लीज़ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पढ़ के जाना, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये देखो, ये आपका टाइम जोन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा टाइम जोन है ABC, उस पर विचार करो। जैसे कि देखो लिखा है कि कुछ देशों का जो देशांतरी विस्तार होता है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट होता है ना, वो अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे रसिया का देखो, वहाँ पे एक से अधिक मानक समय है क्योंकि उनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है। ये भी देखो, याद ही रखना है आपको कि पृथ्वी को हमने एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा है। ये भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाई हुई है। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है वो 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यस, ये भी सही है। तीनों की तीनों सही है टाइम जोन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। तो 42 का आपका 4 होगा। ज्योग्राफी अभी स्टार्ट हो चुका है, हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए, एटमॉस्फेयर का तो एक क्वेश्चन याद रखना है, जो वायुमंडल की हमारी परत होती हैं उनका सही क्रम याद रखना। देखो इंग्लिश में याद रखो, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे कि आप देखो, ट्रोपोस्फीयर सबसे पहले आता है, यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर आपका, जिसमें ओजोन लेयर होता है, एरोप्लेन वगैरह यहीं पर फ्लाई होता है। मध्य मंडल जिसे आप मीजोस्फीयर बोलते हो, उल्कापिंड इसी लेयर में आके जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर जिसमें रेडियो ट्रांसमिशन होता है, बाह्य वायुमंडल, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। इस एक्सोस्फीयर का आंसर जरूर देना, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। कल मैंने ये क्वेश्चन पूछा और मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया और कोई आंसर ही नहीं करता है, ठीक है। और हाँ, मैं भूल गई होंगी आपको बताना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपने नहीं किया है। वैसे तो आप लोग कर ही देते हो। और कमेंट करके जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ बताओ बहिर्मंडल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, एक्सोस्फीयर के बारे में। बाकी स्कोर तो आपको बताना ही है कि आपके कितने आए हैं। चलिए सीजन्स के बारे में देखते हैं। ये जो आपको सीजन देखने को मिलता है वो क्यों होता है। अगर हमारी जो अर्थ है वो एकदम सीधी होती तो क्या आपको सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलते, ऐसे होती तो नहीं देखने को मिलता। हमें सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना वो टिल्ट है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, ठीक है। और एक जो इसका रिवोल्यूशन है, परिक्रमण होता है, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है इस तरीके से,
ठीक है? तभी हमको सीज़न्स देखने को मिलता है। तो वही पूछ रहा है कि किस कारण से होता है 44 का। तो आपको पहले लिखा है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से इतने का एंगल बनाता है, नहीं। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें इतने पे पड़ती हैं, नहीं, ये भी नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण, यस, जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, सन के चारों तरफ ना ये रिवॉल्व होता है ऐसे, और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, आपको पता है ना, चाहे हमारा अर्थ यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, एक ही डायरेक्शन में झुका होता है, जिसकी वजह से हमको सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ये लाइन याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है। थर्ड, ज्योग्राफी और पॉलिटी आप लोगों को आसान लगती है, तो आप हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। अगला देखो, वायुमंडल में ना कौन सा सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन हमारा 21% है और नाइट्रोजन हमारा 78% है। बाकी के जो जितने भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब 1% में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है बताइए? नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए 45 भी हो गया हमारा। तीसरा 46 देखते हैं। ये आपका जो ओशन करंट है, यहाँ से पूछा हुआ है, महासागरीय धाराओं के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला है कि ठंडी धाराएं, देखो ये अगेन पढ़ा देती हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार पूछेगा। यहाँ पर हमारा इक्वेटर है, ये आपके पोलर रीजन है, यहाँ पर सब बहुत ठंडा होता है यहाँ पे। तो अगर जब भी ठंडी धाराओं की बात होगी, जो आपकी कोल्ड करंट होती हैं, वो कहाँ से आएंगी? वो यहाँ से ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आती हैं। यहाँ पे ठंडा है तो ऑब्वियस ही बात है यहीं से आएंगी। तो जब पूछेगा ना कि कोल्ड करंट, ठंडी धाराएं कहाँ से आती हैं, तो ये ध्रुव से आती हैं, इस साइड में आती हैं। और जब आपसे गर्म धारा के बारे में पूछेगा तो ये भूमध्य से इधर जाती हैं। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, आपने देखा होगा जहाँ पर भी ना ये गर्म गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं ना, तो वहाँ पे जो पानी होता है वो बड़ा गुनगुना सा हो जाता है। तो फिशिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो मत्स्य पालन होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ठंडी धाराएं जो है वो ध्रुवीय तथा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। जी हाँ, जो कोल्ड करंट है वो कैरी वाटर फ्रॉम पोलार, ये देखिए, ये पोलार रीजन है ना आपका, एक सेकेंड, ये आपका पोलार रीजन है। ठीक है, वही पूछ रहा है कि कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलार, यहाँ से, और हाई लैटिट्यूड्स भी हम इसको बोलते हैं, टू ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल के साइड में आता है, लोअर लैटिट्यूड्स के साइड में। सेम मतलब है, ध्रुव से इक्वेटर की तरफ आती हैं कोल्ड करेंट्स, और इक्वेटर से पोलार रीजन के साइड में जाती हैं वार्म करेंट्स। ठीक है, तो ए आपका एकदम सही है। बी है कि लैब्राडोर एक गर्म धारा है, नहीं, लैब्राडोर जो है आपकी ठंडी धारा है, तो ये हटा दो। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम फिशिंग ग्राउंड माना जाता है, मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यस, ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब तो सारे एनसीईआरटी से ही आपको मे भी आपको आ रहा हो तो स्कोर जरूर बताना। अब जैसे कि डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर आपसे पूछेगा, ये भी ज्योग्राफी का ही है, हिमनद के निक्षेपण को हम क्या कहते हैं, और ज्योग्राफी है आपका, इसको हम बोलते हैं हिमोड, मोरेन, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर का। ए और बी देखो, और इसमें वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का ये वर्णन कर रहा है वो बताओ। ठीक है, ए और बी को देखिए, और वेजिटेशन जो है उसकी किसकी विशेषता है। जैसे कि पहला लिखा है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के, ठीक है, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर के उच्च अक्षांश, हम इसे क्या बोलते हैं, हायर लैटिट्यूड में पाई जाती है। ठीक है, और इसे हम टैगा के नाम से भी जानते हैं, टैगा। ये किसकी बात हो रही है, किस वनस्पति की बात हो रही है? 48, तो ये बात हो रही है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कॉनिफेरस, जो इसके पहले वाली क्लास थी ना, जिसमें मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे, कॉनिफेरस, टेम्परेट, उसी में है ये। हम इसको टैगा टैगा के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला देखो 49, यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ना, उसका ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और ना इसके आसपास में आपको आबादी बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि प्लेन एरिया होता है, पानी अच्छा है, खेती वेती बहुत अच्छे से होती है। ठीक है, तो पहला है कि मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो लेक चाप झील बनाती हैं। यस, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आबादी बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि प्लेन एरिया है, पानी है, खेती वगैरह अच्छे से हो सकता है, तो लोग कहाँ पे बसना प्रीफर करते हैं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटी मिले। तीसरा, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। यस, पूरा कवर्ड है मैंग्रोव फॉरेस्ट से। ठीक है,
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में स्लैश एंड बर्न किया जाता है, मतलब काटो और जलाओ, स्लैश एंड बर्न। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। देखिए जो स्लैश एंड बर्न होता है ना, ये आपका पूर्वोत्तर भारत में होता है ना, जिसे हम झूम की खेती बोलते हैं, झूम खेती। वहाँ पर हम स्लैश एंड बर्न का करते हैं, पूर्वोत्तर भारत हो गया। और भी रीज़न है क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत घने घने पेड़ होंगे, अब सनलाइट नीचे आएगी नहीं, तो पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा प्लेनी एरिया ना, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो स्लैश एंड बर्न यहाँ पर नहीं होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र में नहीं होता है, ये इसकी विशेषता नहीं है, तो यही सही होगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। तैराक जो होते हैं, जो स्विमर होते हैं, वो मृत सागर में तैर सकते हैं, डेड सी। हम इसको डेड सी बोलते हैं। इसमें डेड सी इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा होगी ना, आप पी नहीं सकते, इतना ज़्यादा इसमें नमक होता है। और नमक जो है ना, पानी को बहुत डेंस बना देता है। आपको मे बी आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप नहीं तैर सकते, आप उस पानी में चले जाओ, आप ऐसे ही फ्लोट करोगे। क्यों? क्योंकि नमक इतना ज़्यादा है, नमक ने पानी को बहुत डेंस कर दिया है, इस वजह से। तो बस क्यों तैर सकते हो? क्या पौने जल की सतह पर बहुत तीव्र से होती हैं, या फिर ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराएँ हैं, या फिर इसमें टाइड्स आती हैं, या फिर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाता है? यस, मैंने आपको बताया ना, नमक क्या करता है, बहुत ज़्यादा डेंस कर देता है। तो आप आराम से तैर सकते हो, फ्लोट करोगे। नहीं आती है स्विमिंग, कोई बात नहीं, आप इसकी वीडियोज़ देखना यूट्यूब पे ऐसे ही डाल के। ऑप्शन नंबर 4। और ये कहाँ पर है डेड सी, मुझे कमेंट करके बताओ। अगला देखते हैं, 50 हो गया, 51। चलिए, क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। 51 है कि भूमि उपयोग, जो लैंड यूजेस होते हैं ना, ए और बी बताया गया है भूमि उपयोग के बारे में। पहला है कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए। तो हम कहाँ रह रहे हैं, हवा में तो नहीं रह रहे हैं। भूमि उपयोग का यूज़ क्या क्या केवल आप खेती और पेड़ के लिए करते हो? नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए भी करते हैं, वो भी होना चाहिए था, ये केवल लगा दिया तो गलत। बी है भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा होता है। जो लैंड यूज़ है वो इज़ primarily डिटरमाइंड बाय इट्स टोपोग्राफी। नो, नॉट ओनली टोपोग्राफी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सॉइल कैसा है, मिट्टी का प्रकार कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल कौन से हैं, जो वाटर जो अवेलेबिलिटी है, जल की उपलब्धता है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी सही नहीं है, ए भी गलत, बी भी गलत, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ये सब ज्योग्राफी का है, और मुझे लगता है ज्योग्राफी पॉलिटी में नंबर बड़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हो, तो हिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करो। शेल्टर बेल्ट, ये देखिए जो हमारा सॉयल, विंड, जो फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है ना ज्योग्राफी का, डायरेक्ट वहीं से पूछा है। शेल्टर बेल्ट किस चीज़ में हेल्प करता है? रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है। हम शेल्टर बेल्ट, ये ना बेसिकली समुद्री इलाकों में ज़्यादा होता है, जैसे बीचेस वगैरह के आसपास, वहाँ पर ऐसे कतार से ना पेड़ लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हवा इतनी तेज़ी से आता है, तो ये पेड़ क्या करते हैं, हवा को रोकने में भी मदद करता है, उनकी गति को। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे ना, तो आसपास की हवा जो आसपास की जो मिट्टियाँ हैं ना, वो हवा बहुत तेज़ी से बहा के लेके चला जाएगा। तो रक्षक जो मेखलाएं होती हैं ना, शेल्टर बेल्ट, वो क्या करती हैं, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण, मृदा मतलब सॉइल को कवर करके बचाती हैं। ऐसे अगर मान लो पेड़ ही ना हो, तो पूरा मिट्टी अपने साथ बहा ले जाएगी हवा। ठीक है, तो इसलिए आपका 52 का पहला होगा, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, नमी बनाने में, जल के प्रवाह को, या फिर जो गुलीज होती है उनको बनाने से रोकने में नहीं, सिर्फ और सिर्फ पवन की गति को रोकने के लिए। अगेन ये 53 का नंबर का जो मृदा परिच्छेदिका है, ये तो मुझे याद भी है, मैंने इसकी फ़ोटोज़ आपको नोट्स में इस तरीके से बना कर दिया है। ठीक है, बीच में सॉइल है और अलग अलग उसकी क्वालिटीज़ हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो मृदा परिच्छेदिका होती है ना, थिकनेस ऑफ सॉइल, इसकी मोटाई को कौन निर्धारित करता है? उच्चावच, रिलीफ, टाइम, या फिर फ्लोरा फौना, या फिर जलवायु? देखिए, सॉइल की थिकनेस एक समय निर्धारित करती है, एक टाइम पे होता है। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सॉइल थिकनेस थिकनेस ऑफ सॉइल है ना, उसको कौन डिटरमाइन करता है, तो वो है आपका टाइम। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, 54। वितरण के आधार पर संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये देखो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ओनली प्रीवियस क्वेश्चंस करो, मे बी आपको याद आ रहा हो। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक, एबायोटिक, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड, और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं।
क्लासिफिकेशन होता है, मे बी आपको आ रहा हो, सेम क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये अलग अलग लेवल्स थे ना, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ स्टॉक वाले थे, कुछ ओरिजिन वाले थे कि ओरिजिन कहाँ से होता है, याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है ये। अब यहाँ पर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है कि वितरण के आधार पर संसाधन को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर मैंने आपको बताया है कि हम एक तो यूबिक्विटस जो कि हर जगह पे हो, और एक लोकलाइज्ड जो लोकल संसाधन हो। ये हम वितरण के आधार पे हम संसाधन को अगर बांटेंगे तो एक तो सर्वव्यापक संसाधन जो कि हर जगह प्रेजेंट हो, और दूसरा जो लोकलाइज्ड हो, जो लोकली में हमें मिले। ऑप्शन नंबर 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, तब पता चलेगा कि कितने लोगों ने वो क्वेश्चन अच्छे से याद किया है, मतलब पढ़ा है। मुझे आप जो है जैव संसाधन बायोटिक एबायोटिक का बताओ, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का बताओ, और एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज के जो टाइप्स हैं वो बताइए। ठीक है, तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन वाला तो मैंने बता दिया, वितरण के आधार पे। ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों का आपको बताना है। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग करना, पता तो चले कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अगला देखो 55। बीच बीच में आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी, विविध समाज के बारे में क्या सही है। देखो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ये आप सभी जानते हो कि हमारे देश में सबकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन अलग अलग है, भाषा ये अलग 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 है, यही तो हमारी जो है विविधता है। और भाषा अलग है, धर्म अलग है, कल्चर अलग है, ये हमें असमानता की ओर लेके नहीं जाता, ये हमें इनइक्वालिटी की ओर लेके नहीं जाता, ये हमारी विविधता को दिखाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं आपसे। पहला है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं नहीं, असमानता नहीं होती है, समानता होती है। जिसमें संस्कृति सत्ता में मतलब आपको विभिन्नताएं देखने को मिले, नहीं। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हैं, नहीं। हमारी तो भाषा धर्म अलग है, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में आपको विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। जी हाँ, मतलब मेरी भाषा आपसे अलग है तो ये एक विभिन्नता है, असमानता नहीं है, ये डाइवर्सिटी हुई ना। सो ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका 55 का है। ठीक है, अगेन 56 पे चलते हैं। स्टीरियोटाइप से क्वेश्चंस बहुत पूछेगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती दे रहा है। देखो जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने का मतलब कि कोई ऐसा काम जो समाज बोलता है कि ये तो लड़कियों के लिए है और वो काम लड़का करे, और जो हमने बोला है कि यार ये लड़की के लिए तो वो काम लड़का करे। जैसे कि आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में आप मोस्टली लड़कों को ही दिखाया जाता है एडवर्टीजमेंट वगैरह में, बट वहाँ पे लड़कियों को दिखाए। गाड़ी वगैरह जो जो है चलाने में आपने देखा होगा वो लड़कों को दिखाते हैं, तो उसकी जगह पे लड़की को दिखा दो कि लड़की गाड़ी चला रही है, उसका हस्बैंड बैठा हुआ है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये रूढ़िवादी ऐसी चीज़ें ना स्टीरियोटाइप को चैलेंज करती हैं। अब पहला क्या लिखा है कि महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये तो स्टीरियोटाइप हो गया, ये कहाँ चैलेंज हो रहा है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, मतलब फैशन कॉन्शियस होती हैं, ये भी एक रूढ़िवादी सोच है। महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर मेनली हम आदमी को देखते हैं, बट अगर एक औरत चलाए तो ये रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। महिलाएं नर्चरिंग का काम करती हैं, ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाया हुआ है समाज ने, तो ये तो होगा नहीं। चैलेंज इसमें हो रहा है कि विमेन आर रिस्पॉन्सिबल बस ड्राइवर, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। 3rd, अगला 57 देखते हैं। देखिए नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्न में से कौन सी मुख्य मांग है। जो डिमांड थी ना नारी मताधिकार आंदोलन वाली, तो उनकी मेन डिमांड क्या थी। इनका मेन डिमांड यही था, राइट टू वोट फॉर वुमेन, वुमेन को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी ब्यूरोक्रेटिक्स नौकरशाही हो गया, या फिर एडल्ट फ्रेंचाइजी, या फिर जो वर्किंग क्लास, ऐसा कुछ नहीं था। इनका एक ही मांग था और वो था राइट टू वोट फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए मताधिकार, बस। ऑप्शन नंबर 1। 58, ये भी अगेन आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से पूछा है। अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन मिक्स में आ रहा है। तो यहाँ पर जातक जो कथा है, जातक के बारे में क्या सही है। पहला है कि जो जातक कथाएं थी ना, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, यस, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया था। देखो बौद्ध भिक्षु ने जो भी लिखी ना, उसकी रचनाएं किसने की, सामान्य लोगों ने की और उनको संकलित किया, एकदम सही है। दूसरा है कि इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया, गलत।
देखो, इसमें से कुछ भी सही नहीं है, सिर्फ़ याद रखना जो भी जातक कथाएँ हैं इनकी रचना सामान्य लोगों ने की है और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा लिखा गया है और उनका जो है संकलन किया गया है, कंपोज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर 1। गलत चीज़ें क्यों पढ़नी है, आप सही चीज़ें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईने अकबरी अगेन हिस्ट्री का है। आईने अकबरी के 3 जिल्द है, तीनों जिल्द याद रखना, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आईने अकबरी के बारे में बताइए क्या सही है? एक तरीके का जो आपने पढ़ा है ना, उसी का ये टेस्ट हो रहा है। देखते हैं। पहला है कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से पहली जिल्द है। नो, आईने अकबरी आपकी पहली जिल्द है ही नहीं। आप मुझे बताओ कौन से नंबर की है? इसमें अकबर के पूर्वज और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया। नो, ये भी नहीं है। यह मिर्जा हाकिम के द्वारा लिखा गया। मिर्जा हाकिम तो था ही नहीं, अबुल फजल ने लिखा है, तो मिर्जा हाकिम कहाँ से आ गया? अबुल फजल अकबर नहीं, अकबर का दरबारी कवि था जिसने आईने अकबरी लिखा है 3 जिल्दों। उसी ने लिखा है ये अकबरनामा, ठीक है? तो देखिए, अबुल फजल ने लिखा है और 3 जिल्दों में लिखा है और आईने अकबरी उसी जिल्द में से एक है, ठीक है? फोर्थ है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी जो स्टैटिस जो बस इतना याद रखो, स्टैटिक्स के बारे में बताया है आईने अकबरी में। अगर आपने ये वर्ड याद कर लिया ना तो आप आराम से सही कर लोगे। स्टैटिक्स को पूरी डिटेल्स में दिखाया है, ठीक है? तो आईने अकबरी कौन से नंबर की जिल्द है ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अबुल फजल मैंने बता ही दिया, अकबरनामा मैंने बता ही दिया। आप मुझे तीनों जिल्दों के बारे में भी अगर बता दोगे तो सही लगेगा कि ऐसा आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो चलिए फाइनली आईने अकबरी में किस चीज़ के बारे में है? अकबर के प्रशासन के विविध पहलू के विषय में संपन्न सांख्यिकी स्टैटिक्स विवरण दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? अगला अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। निम्न में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया है? एक ही है हमारे गुरु अंगद जी, ठीक है? चलिए अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग तो बहुत आएंगे, मतलब एग्जाम में मुझे लगता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग एजर्शन रीजन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ए और बी लिस्ट दिया गया है। ये आपका जो सूची ए है ये ग्रामीण रोजगार है, रूरल एम्प्लॉयमेंट। गांव में होता है ना, कोई श्रमिक है, कोई बड़ा किसान है, कोई मध्यम किसान है, वो इसके टाइप्स हैं। और ये ऋण है विभिन्न प्रकार के, ये लोन है। मतलब इसमें से कौन सा ग्रामीण रोजगार जैसे कृषि श्रमिक है, ये किस तरीके का लोन लेगा, बड़ा किसान किस तरीके का लोन लेगा, मध्यम किसान किस तरीके का लोन लेगा, ये आपको बताना है। अब जैसे देखो, जो कृषि श्रमिक होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर होते हैं, ये क्या करते हैं? अब जैसे कि कई बार क्या होता है कि खेती किया, गलत टाइम पे बारिश हो गई या बारिश ही नहीं, बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए लेते हैं। स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग के लिए, हेल्थ एंड ऑफ सीजन कंजप्शन के लिए, इसके लिए भी लेते हैं ये लोग, ठीक है? इसके लिए ये लोन लेंगे। जो बड़ा किसान है, ये किस चीज़ के लिए लेगा? बड़ा किसान किसके लिए लेता है? तो ये लेता है जो भी उसके अपने संसाधनों के लिए, क्योंकि इसको बड़े लेवल पे बिजनेस करना है। तो कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है, ये गवर्नमेंट लोन लेता है फॉर एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, ठीक है? इसकी ऐसे कोई मजबूरी थोड़ी ना है, इसको अपना एक्सपेंड करना है, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट के लिए लेता है। जो मिडिल फार्मर है, जो मध्य किसान है, वो क्या करता है, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, सीड्स चाहिए, उसके पैसों के लिए इसको लोन लेना पड़ता है। तो मध्यम किसान उर्वरक, कीटनाशी और बीज के लिए लेता है लोन, ठीक है? तो बस ए का आपका पहला होगा, आप उससे एलिमिनेट कर लेना। ए का पहला खत्म। और मध्यम किसान का मैंने आपको बता ही दिया। सी का दूसरा, तो सी का दूसरा कहाँ पे? यहाँ है। 1-2 भी पता रहेंगे, हो जाएगा। चलिए पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था तो बहुत पूछेगा। जो पुटिंग आउट सिस्टम थी, दादन व्यवस्था, इसके अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच में कौन निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? देखो, जो पुटिंग आउट सिस्टम थी ना, इसमें 2 लोगों के बीच में व्यापार होता था। एक तो बुनकर वेबर जो बुनाई करते थे और सौदागर जो पैसे देते थे इनको। तो इनके बीच में व्यापार का कौन सा रूप है वो आपको बताना है। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता था और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचते थे? नहीं। सौदागर के द्वारा सूत बुनकर बेचा जाता था और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता था? ये भी नहीं है। जो पुटिंग आउट सिस्टम है, इसमें सौदागर के द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती थी। यार्न है वो सप्लाइड बाय द मर्चेंट टू द वेबर, मतलब बुनकरों के लिए किया जाता था
और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। इसमें ये जो बुनकर है ना, इनको मुनाफा बहुत कम होता था, क्योंकि देखिए इन्होंने कपड़ा तैयार करके दे दिया। अब इन बुनकर से ना ये जो बिचौलिए हैं, ये जो सौदागर हैं, ये क्या करेंगे, बहुत ही लो प्राइस पे खरीदेंगे और उसको हाई प्राइस पे बेचेंगे। ये था आपका दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला चलते हैं 63 पे। इसमें लिखा ए से ई तक, ABCDE, यहाँ तक कथन पर विचार करो जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। मतलब आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हैं मुझे केचप दे दो। अब वो केचप दुकान में थोड़ी ना पैदा हो गया है, उसका प्रोसेस क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो जो किसान है वो टमाटर का बीज खरीदेगा। ठीक है, उसको भैया उगाना होगा तभी तो होगा। तो किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा। बी सबसे पहले होगा। जहाँ जहाँ बी नहीं है उसको हटा दो, खत्म। सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या खरीदा है, टमाटर का बीज। अब मैं उसको क्या करूँगी, क्या पहले ही टमाटर का केचप ऑर्डर कर दूँगी? या फिर पहले ही उसको सब्जी मंडी में लेके जाऊँगी और बोली लगवाऊँगी? या फिर एक छोटे से शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है? या फिर विपणन करने वाली कंपनी जो है भंडारों को केचप की आपूर्ति करता है? क्या करेंगे बताइए? मैंने बीज खरीद लिया है, आगे का प्रोसेस क्या होगा देखो। किसान ने टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदा, मैंने उसको उगा दिया। अब जो है पहली बात तो ये ए होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस सबसे लास्ट में होता है कि हम दुकान से खरीद के लेकर आएँगे। बीज उगा दिया, टमाटर हो गए बढ़िया। अब मैं क्या करूँगी, इसको लेके जाऊँगी होलसेल व्यापारी के पास। ठीक है, तो जो होलसेल व्यापारी होगा वो सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। देखा होगा आपने, इतने में इतने किलो मिल जाएंगे, इतने रुपए में इतना मिल जाएगा, उसकी बोली लगी। वहां से फिर वो छोटे छोटे दुकानों के पास आता है ना। तो बी के बाद तो सी होगा। अब इसके बाद से क्या होगा, ये प्रोसेस तो एकदम लास्ट में होगा। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। अभी मैंने आपको बताया ना, स्मॉल सिटी बेस्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाई टोमेटोज, इसने बोली लगाई। और जो स्मॉल सिटी बेस्ड जो हैं वो क्या करेंगे, इनसे टमाटर खरीद लेंगे, फिर वो अपने जगह पे लेकर जाकर बेचेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब केचप कैसे तैयार होगा ये बताइए। केचप तो ऐसे वहाँ सब्जी मंडी में तो तैयार होगा नहीं, जो कंपनियाँ होती हैं ना वो तैयार करती हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग कंपनी सप्लाई केचप टू स्टोर। यस, अब वो टमाटर किसी बहुत सारे थोक पे खरीद लिया कंपनी वालों ने भी, और वहाँ पर वो लोग खुद से ही बना रहे हैं केचप। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, केचप बनाकर अलग अलग स्टोर को बेचती है। अब वो स्टोर में जो केचप आ गया, दुकान पे आ गया, वहाँ पर सोना जो एक लड़की है वो गई और दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर कर ली। ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपका होगा बी, बी के बाद होगा सी, सी के बाद होगा आपका डी, डी के बाद होगा ई, एंड लास्ट में होगा ए। तो BCD ये रहा आंसर। ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ये भी पहला। तो ये देखिए कितना आसान है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। बाकी तो बहुत ईजी है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। 64, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय के द्वारा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, उसके द्वारा दिया गया फैसले से मान लो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपील करना चाहता है। तो अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैसला आया उसे उसको नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो अब वो कहाँ पे अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में जाएगा। सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद से आप हाई कोर्ट में अपील करोगे, हाई कोर्ट में अपील करोगे। ठीक है, तो 64 का तीसरा। 65 देखिए, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी पर विचार करो। देखो पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट पढ़ लेना। ठीक है, पूछा गया है पार्लियामेंट के बारे में, 2 चीज़ें लिखी गई हैं। पहला है कि कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकता है नहीं। मैंने आपको बताया ना, बहुमत होना चाहिए, कितने भी हों उससे मतलब नहीं है। सरकार तो वही बनाएगा ना जिसके पास बहुमत होगी। तो ये तो पहले ही हटा दो। संसद के बारे में दिया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। जी हाँ, सिर्फ बी सही है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 65 का 2 हो गया। आप 66 पे चलते हैं। इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट पढ़ो कि सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। मतलब इंडियन स्टेट है ना, वो हैज़ मेनी चेक्स एंड बैलेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर्स।
ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य, ये जो भारतीय राज्य लिखा है ना कि भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है, इस भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन करो। इस भारतीय राज्य का ना सही अर्थ बताइए। क्या आप इसको भारतीय केंद्रीय सरकार बोलोगे, या फिर इसको आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी बोलोगे, या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोलोगे, या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बोलोगे, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और यही है भारतीय राज्य का सही मतलब, ऑप्शन नंबर 4। ये तीनों नहीं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ये हमारे भारतीय राज्य का सही मतलब है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए 67 पे चलते हैं। इतिहास का अध्यापन, पेडागोजी का ही क्वेश्चन है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो बच्चों को तो किस पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, 67 है। तो हमारा फोकस सबसे पहले तो देखो, हिस्ट्री के बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो एक इवेंट के ना आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स भी मिलेगा। तो पहला लिखा है कि बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरल रिप्रेजेंटेशन, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड बिल्डिंग अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, और आपको बच्चों के अंदर ना विविधता के भाव का निर्माण करना चाहिए कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये क्या है, ये असमानता नहीं है। ठीक है ना, ये भी हमें डेवलप करना चाहिए। तो ये तो सही है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इमेजिन लिविंग इन द पास्ट एंड रिलेट टू द एक्सपीरियंसेस। ओके, तो विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना। यस, कि जो भी चीज़ें अगर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को पास्ट वास्ट की, तो आप उसको रिलेट करिए एक्सपीरियंस के साथ, तभी बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव भी नहीं है, कुछ गलत ही नहीं है, दोनों ही सही है। 68, इनमें से निम्न कथनों में से दो कथन गलत हैं। अच्छा, दो स्टेटमेंट इसमें गलत है और उनकी ही आपको पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। पहला है कि वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यस, जो नेचुरल एंड जो फिजिकल बेसिस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी है ना, कैन बी यूज्ड इन सोशल साइंस। मतलब ऐसा नहीं है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, आप उसके जो जांच या साइंटिफिक इंक्वायरी है ना, आप उसको एसएसटी में नहीं यूज़ कर सकते हो। कर सकते हो, एसएसटी तो हमारा डायनेमिक सब्जेक्ट है, एकदम कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल वैल्यू आधारित शिक्षा, नो, केवल लगा के इसने गलत कर दिया, खत्म कर देंगे। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान है, बिल्कुल भी नहीं है। ज्योग्राफी के लिए मुझे आपको मॉडल वगैरह लेकर दिखाना होगा, पॉलिटी के लिए मैं आपको फील्ड विजिट करवा सकती हूँ, हिस्ट्री के लिए हम बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। पढ़ाने के तरीके अलग हैं, समान नहीं है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। मतलब कि टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कंसर्न मोर विद इन्वॉल्वमेंट विद कॉम्प्लेक्सिटी रेदर देन इन्फॉर्मेशन। यस, सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता है कि मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन फैक्ट दे रही हूँ। इन्फॉर्मेशन देने की अपेक्षा जो जटिलता है, जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, उसके साथ जूझना है, और इससे बच्चों की जो प्रॉब्लम स्किल्स है ना, वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप होती है। तो बी और सी तो वैसे भी नेगेटिव है, ए और डी सही है। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान देना, गलत। जल्दीबाजी में कहीं ए और डी ना करके चले आओ, ठीक है ना, गलत पूछा है ना, तो बी और सी लगाना, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 69 पे, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, बताइए। अगर आप एसएसटी की टीचर हो तो क्या आप बच्चों को याद करवाओगे, बिल्कुल भी नहीं। बिल्डिंग पर्सपेक्टिव, सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हो उसके सापेक्ष महत्व का भी निर्माण करवाइए। सिर्फ सिलेबस को पूरा करना, एग्जाम पास करना, ये मेरा फोकस नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 2, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। अगला देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन भी अच्छा है, पेडागोजी के हैं। इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय, मतलब सोशल एंड पॉलिटिकल की जो किताब है, अगर आप उसको विकसित कर रहे हो तो क्या चीज़ें ना ज़्यादा रेलेवेंट होंगी, इसमें से किसको आप उपयुक्त समझोगे। जैसे कि पहला है कि प्रत्यक्ष उदाहरण तथा अनुभव से सीखना, लर्निंग थ्रू, आप क्या उसमें कॉन्क्रीट एग्जांपल्स एक्सपीरियंसेस दोगे।
यस, देखा भी होगा आपने पॉलिटी में ना ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें देते हैं, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, बहुत सारे लोगों के अनुभव भी देखते हैं, इससे बच्चे सीखते हैं। बी है तथ्य और आंकड़े, लर्निंग थ्रू रिटेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा। देखो भाई, रटने वाली जो चीज़ें हैं ना वो कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो तथ्य और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना ये नहीं होता है, हमको बच्चों को रटवाना नहीं है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा सही है ए, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पेडागोजी का ही है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, बाजार जो कि मार्केट विषय का परिचय देने के लिए कौन सी पेडागोजिकल मेथड बेस्ट हो सकता है। अगर आपको बच्चों को ना बाजार के बारे में समझाना है तो सिर्फ पाठ्य पुस्तक जो आपकी किताबें हैं, क्या आप अगर वो पढ़ा दोगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा? या फिर एक दुकानदार को जो एक शॉपकीपर है, आप उसको बुलाइए और क्लास में वो अगर अच्छे से समझाएगा इंटरव्यू के थ्रू, तो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं, और ये होता है। आपने देखा होगा ना, अगर आपको कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताना है, तो आप बच्चों को वहाँ पर लेकर जाओ, फील्ड विजिट कराओ। या फिर अगर आपको मार्केट के बारे में समझाना है, तो जो दुकानदार है हम उसको खुद क्लास में बुला लें, बच्चे उनसे अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, डाउट्स पूछ लेंगे, तो ये बेस्ट होता है। ठीक है, अलग अलग बाज़ारों से जुड़े पिक्चर्स दिखा देना या फिर मानचित्र दिखा दो, इससे नहीं होगा। बच्चों को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है 81 का। नेक्स्ट देखो 82 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि लाइन कुछ लिखी गई है कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करोगे? आप कैसे बताओगे कि इस कविता में क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से बताओगे? चलो देखते हैं। पहला लिखा है कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, ऐसा तो कहा ही नहीं गया है कि मानवीय शुद्धता आपके जन्म से निर्धारित होती है, बल्कि ये लिखा है कि इ- ईश्वर की उस महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, हमारे अंदर कमी है, दूषित है काया भीतर से। ठीक है, तो जन्म से निर्धारित होती, इसमें ये लिखा ही नहीं है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होता है, नहीं, हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। ठीक है, तो मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होता है। जी हाँ, देखिए, आपके थॉट्स कैसे हैं? ह्यूमन प्योरिटी इज डिटरमाइंड बाय आवर थॉट्स। हमारे विश्वास कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, इससे मानवीय शुद्धता निर्धारित होती है। आपने जन्म कहाँ लिया है, आप क्या काम कर रहे हो, इससे नहीं। ह्यूमन प्योरिटी कैन बी अचीव बाय सीकिंग गॉड्स ब्लेसिंग। सिर्फ भगवान का पूजा करके आपको मिल जाएगा, नहीं। इसने बोल दिया है क्लियर कि दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसलिए कोई भ्रम मत रखना। ठीक है, मतलब अगर आपके विचार शुद्ध नहीं है, आपके विश्वास नहीं है, तो आप मानवीय शुद्धता नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये इसका तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 नंबर का। समाज विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, क्योंकि एसएसटी हम 6 to 8 में पढ़ाते हैं, आपने देखा ही होगा अपर प्राइमरी स्टेज में। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर आप अपर प्राइमरी में पढ़ाते हो तो पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में आप समझ बनाते हो। यस, क्लास 6 की ज्योग्राफी में हम पढ़ाते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना ये भी सिखाते हैं। भारत का अतीत कैसा था, ठीक है, करंट जो डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। तीनों की चीज़ें हम पढ़ाते हैं अपर प्राइमरी में, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ए एंड बी एंड सी तीनों सही हैं। ठीक है, चलो अगेन ग्लोब, ग्लोब से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जो आपका ये 84 नंबर का क्वेश्चन है, देखो लिखा है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक क्या चीज़ें पढ़ा सकता है। देखिए, आपको पता है ये मेरे पास एक सेकेंड, ये हमारे पास ग्लोब है, ये रहा। ठीक है, हमारे अर्थ का ट्रू मॉडल है, और हमारे पास यहाँ पे एक लाइट है, मान लो इस तरीके से एक लाइट है। ठीक है, ये लाइट है। तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, इसमें देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको रोटेशन ग्लोब के थ्रू दिखा सकती हूँ ना कि अच्छा देखो, हमारा अर्थ भी इसी तरीके से रोटेट करता है। मैं आपको ग्लोब को ऐसे घुमा के दिखा दूंगी। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि देखो, ये टॉर्च है और टॉर्च की लाइट इस साइड पड़ रही है, तो इधर आपका डे होगा और इधर आपका नाइट होगा। और मैं आपको रोटेशन भी दिखा दूंगी टॉर्च और ग्लोब की हेल्प से। ठीक है, तो हम ये भी देख लेंगे। मौसमी परिवर्तन, हमारा सीजनल वेरिएशन, हमारी अर्थ आपको पता है ना टिल्ट है, तो ये झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमको सीजन्स में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको ग्लोब के ही थ्रू दिखाऊंगी।
ठीक है, ये भी होगा। वर्षा का वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, ये हम ग्लोब और प्रकाश स्रोत से कैसे दिखा सकते हैं? कहाँ बारिश होती है, कहाँ नहीं होती है, ये हम ग्लोब से थोड़ी ना दिखा सकते हैं। तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है परिक्रमण, दिन-रात, सीज़न्स, तो मैं इसके लिए ग्लोब और लाइट का यूज़ करूँगी। ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है ना, तो ही आपसे पेडागोजी भी बनेगा, क्योंकि ये सब कुछ उसी से रिलेटेड है। 85 देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित करोगे? देखिए, आप टीचर हो और हिस्ट्री में आपका जो हो लोहा बनाने वाला जो एक चैप्टर भी है ना, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, इस पे पढ़ा रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बट आपको अगर पढ़ाना है तो भूगोल के कौन से चैप्टर को आप जोड़कर पढ़ा सकते हो इस हिस्ट्री के टॉपिक्स को? होता है ना, कई बार हिस्ट्री की कुछ चीज़ें हमारे ज्योग्राफी से रिलेट करती हैं, तो आखिर में ज्योग्राफी का ऐसा कौन-सा टॉपिक है जिसको मैं उठाऊँगी ये पढ़ाने के लिए? सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज़, क्योंकि ये लोहा हो गया, ये सब क्या है? हमारे मिनरल्स ही तो हैं, तो मैं ज्योग्राफी का ये चैप्टर उठाऊँगी। ए एकदम सही है, ठीक है? और मैं क्या उठाऊँगी? उद्योग, जो हमारे फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वहीं पर तो ये बनेगा ना लोहा वगैरह, ये भी एकदम सही है। हमारे जो पावर रिसोर्सेज़ है, क्या मैं इसका भी यूज़ करूँगी? हमारे पृथ्वी के अंदर, हमारा चैप्टर ही है ज्योग्राफी में कि हमारे अर्थ के अंदर कितने सारे मिनरल्स हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये भी हम चैप्टर पढ़ाएँगे। बट पावर रिसोर्सेज़, ऊर्जा संसाधन आपका ये लोहा से कनेक्ट नहीं करता, ये इस चैप्टर से रिलेटेड ही नहीं है, जो हमारे ज्योग्राफी का ऊर्जा संसाधन है, ये एकदम अलग सा टॉपिक हो गया। तो अगर मुझे हिस्ट्री का लोहा वाला चैप्टर पढ़ाना है, तो मैं ज्योग्राफी का खनिज संसाधन, उद्योग और हमारी पृथ्वी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ये चैप्टर उठाऊँगी और बढ़िया से बच्चों को हिस्ट्री में समझा दूँगी। ए, बी एंड डी, 85 का आपका दूसरा। ऊर्जा संसाधन, इस चीज़ से इसका कोई संबंध नहीं है। 86 देखिए। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इसका परिचय देने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? ठीक है, देखो, आप बहुत सारे वन तो नहीं दिखा सकते हो ना शहर के स्कूल में, तो आप लेके जा नहीं सकते हो, तो आप इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री दिखाओगे कि क्लास में एक ही जगह बैठ के सारे बच्चे देख लेंगे, क्योंकि कितने ही पेड़ होंगे आपके शहर में, तो इसके लिए बेस्ट होता है। अब ये लिख रहा है कि विद्यालय के समीप वन का आप फील्ड विजिट करा दो, एक तो शहरों में वैसे भी पेड़ उतने मिलते नहीं हैं, फील्ड विजिट का कोई मतलब नहीं है। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पीपीटी दिखा दो, कि जो भी हमारे एरिया में पाए जाते हैं पेड़। हमको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ाना है, ना कि सिर्फ एक एरिया का, ये भी नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, यस। जो भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है ना, उस पर बेस्ड आप डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, बेस्ट होगा मेथड मेथड, और इससे बच्चे अच्छे से सीखेंगे। 86 का थर्ड एकदम सही है। बाकी इसमें लिख रहा है कि बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट दो वनों के प्रकार पर काम करने के लिए। नहीं, हमें बच्चों को तो वनों के प्रकार बताने हैं ना, तो यहाँ पे ग्रुपिज्म का कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चों को खुद समझाना है हमें। सो थर्ड डॉक्यूमेंट्री बेस्ट होता है, ठीक है। 86 हो गया। अगला 87 पे चलते हैं। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को किस पे बल देना चाहिए? जैसे कि आपने देखा होगा ना, हम भूकंप वगैरह जब पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को सावधानियां बताते हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए उस समय। यही हम ये चाहते हैं कि बच्चे ये चीज़ सीखें, ताकि कभी कुछ हो, कभी भी, तो वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकें। तो व्यावहारिक कौशल देना है हमको, कौन-सा देना है? प्रैक्टिकल स्किल्स देना है। तो इसके लिए हमको भूकंप के प्रकार नहीं बताने हैं, हमको ये बताना है कि जब भूकंप आएगा तो आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, ये होता है प्रैक्टिकल स्किल्स। भूकंप की घटना पे चर्चा कर दो या फिर गतिविधि दिखा दो, नहीं। बच्चों को बताइए कि क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हो, और यही होता है प्रैक्टिकल स्किल्स। 87 का 2, ठीक है? 88 देखते हैं। ये जो तवा बांध था ना, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग जो 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए इकट्ठा हुए थे? क्या वो खेती करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, उद्यान के लिए या फिर व्यवसाय के लिए? यहाँ के लोग किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे? वो अपनी कौन से अधिकार की मांग कर रहे थे? फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखना। मछली पकड़ने का अधिकार, इसके लिए इकट्ठा हुए थे। फिशिंग राइट्स, ठीक है। 89 देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है। कौन सी व्याख्या? जो हमारी डाइवर्सिटी है ना, वो लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता है,
लोगों के बीच एक रूपता भी नहीं होती, सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? मेरी भाषा, हर चीज़ अलग है आपसे, सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती है। या लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है, येस आपकी भाषा अलग है, कल्चर अलग है, ये एक अ, ये जो भी डिफरेंसेस हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये भेदभाव नहीं बढ़ाता है, असमानता नहीं होती है इससे, याद रखिएगा, ये लोगों के जो डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, इट एक्सेप्ट डिफरेंसेस अमंग पीपल, ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताओ आपके कितने स्कोर आए हैं, ठीक है, और मीजोस्फेयर का आंसर जरूर दीजिएगा। 90। इसमें लिखा है भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या गलत है। पहला, भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। आपको पता ही है ना, पहले वोटिंग में महिलाएं नहीं थी, जो गरीब थे वो भी नहीं थे, सिर्फ कुछ लोग वोट करते थे, स्पेशली जो मेल होते थे, जिसमें जो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, वही दे सकते थे। बट फिर गांधी जी ने बोला भी था ना कि ये कैसा है कि अमीर और सिर्फ पुरुष ही देंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, जी हाँ ये भी सही है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं चलते हैं, डायरेक्ट नहीं चलाते, हम इनडायरेक्टली करते हैं, जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं उनके थ्रू, ठीक है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, नहीं 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। 1950 तो गलत ही है, पहला आम चुनाव, याद रखना 1951 से 1952 के बीच में, ये गलत है, और गलत ही तो पूछा है, सही हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो फाइनली हमारी ये क्लास आज कंप्लीट हुई, और हिस्ट्री भी कराया है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पैडागॉजी सब कुछ करा दिया है। बस आप पढ़ते रहो, और मिलेंगे टेलीग्राम पे, नोट्स ले लेना 150 पेजेस का, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कुछ तो पढ़ लो कि पास हो जाओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब रात में टेलीग्राम पे 9 बजे, करेक्ट 9 बजे आज टेस्ट होगा। कमेंट करके स्कोर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।